तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास 11th की रहने वाली है, जिसमें हम इंडिया वाली आपकी जो ज्योग्राफी की बुक है उसका लेसन नंबर 6 प्राकृतिक संकट और आपदाएं इसको पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं अभी ये क्लियर कर दूं कि हम जो ये चैप्टर जो है वो बुक प्लस सपोर्टिंग मटेरियल जैसा आपके लिए ईजी होगा हम दोनों को ही एक साथ लेकर चलेंगे। तो सबसे पहली बात तो चैप्टर के नाम को ही क्लियर करते हैं, जैसे कि इसी पे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे क्या लिखा है, प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। देखो, एक होता है संकट और एक होती है आपदा। दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। संकट का मतलब होता है एक ऐसी परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न होकर आ जाती है जो हमने कभी सोची नहीं होती, और हो सकता है कि वो जो हमारे सामने जो परिस्थिति है जो हमारे सामने जो परिस्थिति है वो परिस्थिति बहुत ज्यादा विकट हो गई है, बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और वो स्थिति जब और ज्यादा खराब या बिल्कुल बेकार हो सकती है, जब हम उस स्थिति पर काबू नहीं पा सकते, तो वो स्थिति प्राकृतिक रूप से जो हो रही है वो एक आपदा में बदल जाती है। जैसे बारिश का आना कॉमन बात है, परंतु बारिश आते-आते जल भराव हो जाता है, तो हमारे लिए एक संकट हो जाता है। लेकिन उस जल भराव को देखें हम, तो देखो जल भराव होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जल निकास ना हो और भराव होता रहे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती है, तब डूबने की संभावना हो जाती है, तब हमारे लिए वो आपदा एक बाढ़ का कारण बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से इस चैप्टर के अंदर हम अलग-अलग प्रकार के किसके बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक संकटों के बारे में। जैसे स्टार्टिंग में ही बता रहा है, आपने सुनामी के बारे में पढ़ा होगा और उसके प्रकोप की तस्वीर टेलीविजन पर यानी टीवी पर देखी होगी। आपने कश्मीर में नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ आए भयानक या भयावह भूकंप के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। इन आपदाओं से होने वाली जान और माल दोनों का नुकसान होता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये आपको याद रखना है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा होगी, इसमें एक तो मनुष्य की कई बार जान भी जा सकती है, और मनुष्य का जो वस्तु सेवा या जो चीजें हैं उसके घर आवास, रहने का स्थान, जमीन जायदाद, वो सब का भी नुकसान हो सकता है। और ये हमें क्या करता है, कई बार हिला के या झंझोर कर रख देता है। ये परिघटना के रूप में क्या है, कैसे निपटते हैं हम, आपको इसके बारे में थोड़ा-सा वर्णन करते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, तो हमारी जान भी जा सकती है, हमारी संपत्ति की भी नुकसान हो सकता है। क्या हम इस प्राकृतिक आपदा को रोक नहीं सकते? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि प्राकृतिक आपदा जो होती है वो कितनी बड़ी आएगी, कितनी छोटी आएगी, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कहना मुश्किल हो जाता है, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि जी, ये कैसे इस पे नियंत्रण पाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखें, ये कुछ सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते रहते हैं, और इसका अध्ययन जब हम इस चैप्टर को कर लेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, सो वी विल इजीली आंसर अबाउट ऑल दीज क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? अब यहाँ पर आपको कहता है कि परिवर्तन क्या है, प्रकृति का नियम है। आप सबको पता है परिवर्तन होता ही है, प्रकृति जो है वो परिवर्तन को समय समय पर क्या करती है, लाती ही है। और कई बार जब प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, जब वो परिवर्तन हमारे अनुकूल होते हैं, अनुकूल होने का मतलब जिनको हम जिन परिवर्तनों को हम पसंद करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे परिवर्तन हो जाते हैं। और कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो जिन्हें हम पसंद नहीं करते, तो वो हमारे विरुद्ध माने जाते हैं। जैसे अभी मौसम अच्छा है, गर्मी चल रही है, तो हमें सर्दी की याद आएगी तो सर्दी अच्छी लगेगी, जब बहुत ज़्यादा सर्दी चलेगी तो हमें गर्मी की। हम अगर हमारे अनुकूल, अनुकूल का मतलब है हमारी इच्छा अनुसार अगर वो चीज़ें चल रही हैं, तो वो तो हमारे लिए अच्छा है, परंतु जब वो हमारी इच्छाओं के विरुद्ध हो जाती है, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसे यह एक लगातार परिवर्तन जो है एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न तत्व चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो। देखो परिवर्तन होता है, चाहे पदार्थ हो, चाहे अपदार्थ हो, चाहे आपका अनवरत चलती रहती है। अनवरत चलने का मतलब है हमेशा चलती रहती है। हमारे प्रकृति, हमारी सामाजिक संस्कृति, पर्यावरण को प्रभावित करती है। देखो, हमारी जो प्रकृति है, हमारे जो आस-पास का जो नेचर है, वो हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, और हमें ही नहीं, हमारे जितनी भी चीज़ें हमारे आस-पास मौजूद है, प्रकृति उन सब पर क्या करती है, अपना प्रकोप या प्रभाव डालती है। अब आप बोलोगे हाउ, कैसे? प्रकृति हम सब पर कैसे अपना प्रभाव डालती है? तो इसका उत्तर है यह प्रक्रिया हर जगह व्याप्त है। देखो प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें, मनुष्य में परिवर्तन क्या होता है? तो बोलोगे मनुष्य में परिवर्तन ये होता है कि मनुष्य अपने जो कपड़े हैं, वो प्रकृति के अनुसार पहनता है। गर्मी है तो गर्मी के अकॉर्डिंग, सर्दी है तो सर्दी है, और बरसात है तो बरसात के अकॉर्डिंग छाता-वाता लेके भी अपने साथ चलता है। लेकिन अब ये परिवर्तन जो है केवल हम अगर देखें तो सिर्फ
हमारे ऊपर ही नहीं है। हम बाहर अगर वातावरण में देखें तो जो पेड़-पौधे हैं, वो पेड़-पौधे भी कैसे होंगे? तो आप बोलोगे कि पेड़-पौधे भी किस अकॉर्डिंग पेड़-पौधे भी किस अकॉर्डिंग वो करेंगे? तो कई बार पेड़-पौधे हमें बहुत पूरी तरीके से हरे दिखते हैं, कभी पतझड़ का मौसम दिखता है, कभी उसमें फल आते हैं, कभी फूल आते हैं। तो ये चीज़ें हमको उसमें भी देखने को मिलती है। बोलिए मिलती है कि नहीं मिलती है? बोलोगे जी बिल्कुल मिलती है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो प्रकृति है वो अपना प्रभाव मनुष्य पे ही नहीं छोड़ती है। कई बार हमें देख तो इसमें कहता है संघनता और पैमानों में अंतर होता है। ये बदलाव धीमी गति से भी हो सकता है। देखो परिवर्तन अलग-अलग तरीके से हो सकता है, तो परिवर्तन इसमें कहता है कि कभी-कभी धीमे भी हो सकता है और कभी-कभी तेज़ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि परिवर्तन कैसा है। जब परिवर्तन बहुत तेज़ी से आता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, आप कहोगे जिन परिवर्तनों को हम नहीं समझ पाते, वह परिवर्तन हमारे लिए एक संकट बन जाता है। हम उनसे निपट नहीं पाते, हम उसके बारे में सोच नहीं पाते, तो ये हमारे लिए जब तेज़ी से बदलाव आएँगे, जैसे बरसात बहुत ज़्यादा आ जाएगी एक ही मात्रा में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, तो बाढ़ का रूप बन जाती है। जब बहुत जल्दी-जल्दी वैसे पृथ्वी तो आपको पता है रोटेशन चलता है पृथ्वी का घूमना चलता है, लेकिन पृथ्वी तेज़ी से जब उसमें गति होने लगती है तो हमको कैसा लगता है? तो बोलोगे भूकंप आने लगता है ना? ज्वालामुखी धरती के नीचे तो हमेशा मौजूद है, परंतु जब वो तेज़ी से ऊपर की तरफ आता है तो हमको लगता है ज्वालामुखी फटता है। क्लियर है? ऐसे ही सुनामी, समुद्र का जल जो है वो तो चलता ही रहता है, बहता रहता है, लहरें आती-जाती रहती है, लेकिन जब वो लहरें मनुष्य के ऊपर अपना प्रभाव डालने लगती है, तो वी कैन कंक्लूड और वी कैन से सुनामी आ गया। तूफ़ान भी इसी तरीके से तेज़ हवा चलती रहती है। इसी प्रकार इसका प्रभाव सिर्फ़ छोटे तक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि बड़े क्षेत्रों पे भी सीमित हो सकता है। जैसे आँधी, है ना? आपका आँधी के बाद में क्या रहा है? कर करकापात, है ना? टॉर्नेडो इतने व्यापक हो सकते हैं कि ये हमारी ओज़ोन परत का भी हास्य कर सकते हैं और हमारे जो सरफेस पे चीज़ें दिख रही हैं, उस पे भी अपना नुकसान डाल सकती है। हमारे आवास हो सकते हैं, घर हो सकते हैं, खेत हो सकते हैं। कहता है आगे इसके अंदर इसमें इसके अतिरिक्त परिवर्तन लोगों के लिए भिन्न-भिन्न अर्थ होते हैं। देखो परिवर्तन भी लोगों के लिए अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं। क्या कह रहा है आगे? आगे कहता है इसको समझने के लिए इस लोगों को अलग-अलग दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। इसको समझने के लिए मौसम के परिवर्तन को या और परिवर्तनों को हमें समझने के लिए क्या करना चाहिए? हमें अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। प्राकृतिक दृष्टि से परिवर्तन मूल तटस्थ होता है, यानी परिवर्तन जो होता है वो सभी के लिए एक जैसा होता है। परंतु हमें कई बार ऐसा लगता है हमारे लिए ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। जैसे कभी महँगाई देखो, कभी फसल अच्छी होती है तो कहते हैं भगवान मेहरबान है। फसल अच्छी हो रही है तो भगवान मेहरबान है और फसल के बीच में अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो तो हमारी किस्मत ही खराब है। कई बार हम ऐसा भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर परिवर्तन अगर हम देखें तो प्राकृतिक रूप से होता है और वो तटस्थ होता है, परंतु हम अपनी इच्छा अनुसार या फिर हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको अच्छा या बुरा कंसीडर करते हैं। कहता है आगे परंतु मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन मूलतः बोझिल होता है। मतलब ज़्यादातर परिवर्तन बोझिल होता है। अच्छा हमने इसको बोझिल क्यों माना है? अच्छा हमने इसको बोझिल क्यों माना है, कोई बताएगा मुझे? हमने इसको अच्छा क्यों नहीं माना? हमने इसको बोझिल क्यों माना है? हमने इसे बोझिल इसलिए माना है क्योंकि कई बार ये जो प्राकृतिक रूप से हमको चीज़ें दिख रही है, जो हमारे आस-पास में परिवर्तन है, ये हमारे लिए हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, जैसा हम चाहते हैं। इसीलिए हम इसको कई बार बोझिल भी मान लेते हैं। कहता है आगे बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं जो हम अपेक्षा करते हैं भी हैं वैसे परिवर्तन हो जाएँगे और कई बार हमारे अनपेक्षित परिवर्तन भी होते हैं। जैसे ऋतुओं में परिवर्तन, फसलों का पकना, जबकि कुछ परिवर्तन जो होते हैं वो बूढ़े होते हैं। देखो ये तो अच्छे परिवर्तन हैं और कुछ बुरे परिवर्तन बाढ़ आना, भूकंप आना, जंगलों में आग लग जाना, अभी जैसे फ्लोरिडा के जंगलों में लगी हुई है। इसके अलावा कहता है आगे इस अध्याय में हम ऐसे कुछ परिवर्तन को समझने की कोशिश करेंगे जो बुरे माने जाते हैं और उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर डायरेक्टली दिखाई देता है। विशेषकर हम इसे आपदा के रूप में जान सकते हैं और ये आपदा हमेशा ऐसा होता है जो मनुष्य को भयभीत करता है। मनुष्य को भयभीत इसलिए करता है क्योंकि इससे मनुष्य की जान और माल दोनों की हानि हो सकती है। आगे कहता है आपदा है क्या? आपदा क्या होती है? अब आप बार-बार सुन रहे हो आपदा, आपदा, तो ये आपदा है क्या? आपदा प्राय एक अनपेक्षित घटना होती है। आपसे पूछे कोई आपदा क्या है? तो आप क्या बोलोगे? ये अनपेक्षित जिसकी हमने अपेक्षा नहीं की हो। ऐसी घटना होती है जो एक ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। प्राकृतिक रूप से होती है और प्रकृति मानव के नियंत्रण में तो है नहीं।
और इसका जो घटना जो घटेगी, ये किस स्तर पे घटेगी, कितने बड़े पैमाने पे बढ़ेगी, कितने छोटे पैमाने, ये भी मनुष्य इसको अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ताकि अंदाज़ा लगा भी लेगा, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप है, परंतु उस परिवर्तन को चाहे कि वो रोक दे, तो वो ऐसा नहीं है कि मनुष्य कहता है ये थोड़े समय में बिना किसी चेतावनी के घटित होता है और जिसकी वजह से मनुष्य मनुष्य के ऊपर इसका डायरेक्टली हमें क्या दिखता है, इसका प्रभाव दिखता है। बोलिए, मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? इसीलिए मनुष्य के ऊपर डायरेक्टली हमें इसका क्या दिखता है, प्रभाव दिखता है और मनुष्य क्या करता है, उसे भयभीत हो जाता है, डर जाता है, मनुष्य की जान-माल के नुकसान भी हो सकती है। और ऐसे समय में हमें सूझ-बूझ से काम लेना चाहिए, मतलब हमें पागलों की तरह नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बौद्धिक सूझ-बूझ का सहारा लेना चाहिए, उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। आगे कहते हैं, लंबे समय तक देखो ये प्राकृतिक आपदा क्या है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य में आपदाओं को प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता रहा है, मानव को इसका अवरोध और असहाय। कहता है कि जो ये प्राकृतिक आपदा आते हैं, ये बेसिकली प्राकृतिक रूप से आते हैं और मनुष्य उसके लिए क्या है, असहाय है। मनुष्य उसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं कर पाता। परंतु आज के ज़माने में अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी प्राकृतिक आपदाएँ जिसके लिए मनुष्य ही ज़िम्मेदार है। बोलिए, आप क्या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बता सकते हो मुझे? जो मनुष्य ही उसके लिए ज़िम्मेदार है? बाढ़ का आना। अच्छा, बाढ़ के आने में मनुष्य कैसे ज़िम्मेदार है? फेंकेंगे तो बाढ़ आ जाएगा। अच्छा, पानी रुक जाएगा, बाढ़ आ जाएगी फिर। बाँध टूटने से हो सकता है, वेरी गुड। बेटा नदी जो है, वो नदी का मतलब कोई नहर थोड़ी है। नहर थोड़ी है कि वो नहीं बह पाएगी। अगर कूड़े-कचरे नदी जो है, उसे बहने से कूड़ा-कचरा नहीं रोक सकता। अगर अगर इधर कूड़ा लग गया उसके आगे, इधर से बह रही थी तो वो दूसरा दिशा बदल लेगी, वो जगह बना लेगी वो अपनी, ठीक है? तो बाँध का टूटना कह सकते हो प्राकृतिक आपदा है क्योंकि मनुष्य ने बाँध बना लिए। आप कह सकते हो कि आजकल जैसे कई प्राकृतिक घटनाएँ जो मनुष्य के कारण हो रही है, जैसे भूस्खलन। भूस्खलन जानते हो क्या होता है? एनीबॉडी नोज़? वेरी गुड। जब पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ देखो, पहाड़ होते हैं। देखे पहाड़ कभी आपने? वेरी गुड। देखे तो होंगे ही। नहीं देखे तो देखो मैंने बना दिए, ठीक है? ये पहाड़ है और यहाँ पर मैंने अपना एक घर बना लिया, होटल बना दिया। फिर मैंने कहा लोग घूमने आएँगे, यहाँ से एक रास्ता बना दिया, ऐसे गोल-गोल घूम के, देखा ना? कार्टून नेटवर्क पे ऐसा आपने देखा होगा, पहाड़ों पे चढ़ने वाला। अब क्या होता है कि हमने काट-काट के पहाड़ रास्ते तो बना दिए, परंतु कई बार क्या होता है, वो जब बर्फ ज़्यादा जम जाती है या ज़मीन नीचे से हट जाती है, तो वो रास्ता बंद हो जाता है। पहाड़ यानी ज़मीन का खिसकना भूस्खलन होता है बेसिकली। भू मतलब भूमि, भूमि का खिसकना, भूमि का खिसकना भूस्खलन होता है। अब ये क्यों हो रहा है? पहाड़ तो पहले पूरा क्या था, ऐसे स्ट्रेट था, ऐसे स्ट्रेट का मतलब ऐसे स्ट्रेट नहीं, मतलब इस तरीके था। लेकिन बीच में से जब हमने इसको बीच में से खोदना शुरू कर दिया, तो इसकी वजह से भूस्खलन हो रहा है ना। कई बार हम लैंड माइन बिछा रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, उनको उनके लिए वेरी गुड। हम कई बारी धरती के नीचे से ना प्राकृतिक जो खनिज है, मिनरल्स हैं हमारे, उसको निकाल रहे हैं। उसके निकालने के लिए हम अलग-अलग तरीके का उपकरणों का या चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएँ आ रही है। देखो मनुष्य द्वारा निर्मित है। अच्छा आपने एक फ़िल्म भी देखी होगी आई होप, जिसका नाम है केदारनाथ, सुशांत सिंह की है, केदारनाथ, जिसमें केदारनाथ मंदिर के दर्शन-वर्शन कराते हैं। तुमने देखा होगा चैप्टर के लास्ट में कि उस केदारनाथ पे प्राकृतिक आपदा आ जाती है और वो प्राकृतिक आपदा आना वहाँ पर ना लोगों ने माना है कि हम मनुष्य ही उसके ज़िम्मेदार हैं क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति के साथ इतना ज़्यादा खिलवाड़ कर दिया है, छेड़-छाड़ कर दिया है कि प्रकृति अब अपना विकराल रूप लोगों को क्या कर रही है, दिखा रही है। ठीक है? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कहता है कि आपदा का केवल प्राकृतिक रूप ही कारण नहीं है। आपदा कुछ ऐसी भी है जो मानव की क्रियाओं से भी संबंधित हो सकती है, मानव की गतिविधियों से भी हो सकती है। अच्छा मैं आपको एक घटना बताता हूँ, आई होप इस पे मूवी भी बनी है, आपने कभी सुना होगा। एक है भोपाल गैस तराजदी, सुना है आपने भोपाल गैस तराजदी? वैसे 10th क्लास में था। 1984 में भोपाल नाम का एक शहर है। इस भोपाल नाम के शहर पे सुना है आपने भोपाल नाम का शहर? भोपाल तो सुना ही होगा। भोपाल में एक
एक कंपनी, वेरी गुड, एक कंपनी थी जो क्या बनाती थी? खाद। खाद समझते हो? जो कीटनाशक होती है, खाद। खाद बनाती थी और बेसिकली वो क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइट नाम का एक कार्बाइड बनाती थी। और वो कार्बाइड ऐसा था, जो कार्बाइड क्या करता था कि खाद बनाता था। उस खाद का उपयोग लोग क्या किस लिए करते थे? अपने खेतों में डालते थे ताकि किसको प्रोटेक्ट कर सकें? फसलों को प्रोटेक्ट करके। बट आपको पता है ये केमिकल प्रोसेस होता था, तो उसमें पानी मिलना नहीं होता था, गलती से उसके अंदर ना पानी मिल गया और सोचो कि उस ही 1 डेढ़ घंटे के अंदर ही लाखों लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। लाखों लोगों की। आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे, इस पे तो मूवी भी बाकायदा बन गई। अभी छुट्टी में मैं आपको दिखाऊँगा। मूवी नहीं दिखाऊँगा, ट्रेलर ही दिखाऊँगा, ठीक है? तो वहाँ पर आप ये देखोगे उसमें कि लाखों लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। मनुष्य ऐसी चीज़ बना रहा है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। अब कहेगा लोग ये तो हवा में फैल गई गैस, कोरोना वायरस फैल, कुत्ता बिल्ली तुम खाओ, प्रकृति इसके लिए थोड़ी ज़िम्मेदार है ना? अब एचएमवी वायरस फैल रहा है ना? तो ऐसी एक घटना है जिसका नाम है चेरनोबिल। ये एक देश है जिसका नाम है यूक्रेन। वहाँ पर चेरनोबिल नाम की एक जगह है। वहाँ पर परमाणु बम फोड़ रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, फट गया वो भी। पूरा रिएक्टर ही फट गया। पूरी टेस्ट के दौरान ही फट गया। वहाँ पर भी जितने लोग काम करने वाले थे सारे मर गए। मर गए सारे। तो अब यहाँ पर देखो, तो ये कहता है, बहुत बार हमने एक युद्ध भी देखा जिसे बोलते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर। देखा आप लोगों ने? मैं तो खैर नहीं देख पाया, आप देखे होंगे तो, क्योंकि मेरा जन्म नहीं हुआ था। तो दूसरा वर्ल्ड वॉर जो था उसमें अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया गया? परमाणु बम गिराए गए। गिराए गए थे परमाणु बम। लिटिल बॉय और फैट मैन, आपने नाम सुना होगा। वहाँ पर कहते हैं आज भी उसका प्रभाव है। तो ये प्रकृति का थोड़ी है। अब कह दें हम कि आज भी वहाँ पर लोग जो है अपाहिज पैदा होते हैं, लंगड़े लूले होते हैं या फिर दिव्यांग होते हैं, आप जिस शब्द का इस्तेमाल करो। लेकिन ये क्या, अब जन्म लेना तो प्राकृतिक रूप से है, परंतु ये मनुष्य की क्रियाकलाप, देखो भूस्खलन भी इसका है। भूस्खलन भी, अब देखो आजकल गैस है, आपको आपने गैस पढ़ी होगी सीएफसी जिसे बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो जमीन के बंजर होने की, ओजोन परत की छिद्र करने की, ठंडा पानी भी तो हमें ही पीना है, बाहर गर्मी हो रही है लेकिन एसी में भी तो हमें ही रहना है। तो ये सीएफसी भी तो मनुष्य ही प्रोड्यूस कर रहा है, प्रकृति थोड़ी कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपदा है, इसके लिए केवल प्रकृति जिम्मेदार नहीं है। आजकल अधिकतर हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्राकृतिक आपदा के अंदर कौन जिम्मेदार है? मनुष्य जिम्मेदार है। या मनुष्य की जो गतिविधियां हैं वो उसके लिए जिम्मेदार है। कहता है कि गैस जो है वायुमंडल में छोड़ रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, ध्वनि, वायु, जल, मृदा, इस सबसे ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं और इससे भी प्राकृतिक आपदा हो रही है। कहता है कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ावा देती है, यानी कुछ तो ऐसी गतिविधियां हैं जो मनुष्य की डायरेक्टली प्रकृति के अंदर क्या कर रही है? पर्यावरण को दूषित कर रही है या प्राकृतिक आपदा बढ़ा रही है। जैसे वनों का काटना, है ना? ये भूस्खलन बढ़ा रहा है, बाढ़ बढ़ा रहा है, बंगुर जमीन यानी जो अनउपजाऊ जमीन है, उसका निर्माण कर रहे हैं। बहुत सारी जमीन ऐसी है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारी जमीन ऐसी है, हम उन जमीनों को यूज़ किस किस तरीके से कर रहे हैं? जिस तरीके से हमको यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे अनऑथराइज़्ड कब्ज़ा कर ले रहे हैं, वहाँ पर अच्छी खेती हो सकती है लेकिन लोग वहाँ पर झुग्गी बना के रह रहे हैं या अदर थिंग कुछ और भी चीज़ें हो सकती है। कहता है आगे, हाँ, कुछ उदाहरण हैं जिनकी वजह से आपसे आपदा जो है परोक्ष रूप से, यानी अगर हम देखें तो मनुष्य भी उसके लिए ज़िम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति ही अपना विकराल रूप दिखा रही है और उसके लिए प्रकृति ही ज़िम्मेदार है। मनुष्य की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा उसके लिए ज़िम्मेदार है। क्या आपने अपने पड़ोस के विद्यालय या आस-पास में चल रहे गतिविधियों की पहचान की है, जिसकी वजह से भविष्य में कभी आपदा आ सकती है? देखो, दिल्ली अगर आप घूमोगे, दिल्ली में जाओगे मेट्रो में, तो आप बेसमेंट मेट्रो में जाते हो, तो आपने उसमें देखा होगा, मैं अपनी मम्मी को एक बारी घुमाने लेके गया था, तो मेरी मम्मी कह रही, "हे भगवान!" जब हम पिंक लाइन में गए, तो मेरी मम्मी का ये कहना था कि पूरी दिल्ली तो खोखला ही कर दिया है, जिस दिन बहुत तगड़ा भूकंप आया, तो उस दिन तो सब खत्म है ना? तो बिल्कुल ऐसी गतिविधियाँ हुई हैं, ये विकास के नाम पर, परंतु आज नहीं कल पता नहीं भूकंप कभी 9 पॉइंट भी आ सकता है, कभी 11 पॉइंट भी आ सकता है। हालाँकि 6 पॉइंट तक तो झेल लेते हैं, हमारी दिल्ली में कभी आए नहीं। अगर 7-8 पॉइंट आ गया ना, तो घर ना ऐसे गिरेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही नॉर्मल, आप गिरते हुए देखोगे घर, हाँ, इतना भयंकर, और इतना भयंकर ही अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊँगा। अभी पिछले हफ्ते ही आया है एक देश में भी इतना ही भयंकर भूकंप,
कि लोग खड़े हैं ऐसे, पूरे घर पूरे डिमोलिश हो गए, पूरी तरीके से गिर गए। कहता है आप इनसे बचाव के लिए कुछ सुझाव दे सकते हो? अभी मैं बता दूँगा आपको। अभी रिसेंटली, ज़्यादा दूर नहीं है, भारत के पड़ोसी देशों में से ही है। अब देखो यहाँ पर कहता है कि क्या आप कुछ सुझाव दे सकते हो? सुझाव का मतलब कुछ सजेशन दे सकते हो कि हम किस तरीके से ऐसी भूकंप आने से या और चीज़ों से हम क्या करें, रोक सकते हैं? या और भी, तो आप बोलोगे जी, बिल्कुल आप सुझाव तो दे सकते हो। बोलोगे भैया जैसे ये माइनिंग होती है, माइनिंग मतलब जो खुदाइयाँ होती हैं, इसको बंद करा देंगे। आप आपसे पूछे जाएँगे, आप बोलोगे भैया जो बड़े-बड़े बाँध बनाए जाते हैं, इन बाँधों के अंदर हम उतना ही पानी को स्टोर करें, जितना उसको वो छोड़े ना, है ना? ऐसा कह सकते हैं। मतलब पिछले कुछ सालों में मानवकृत आपदा की संख्या और परिणाम दोनों में वृद्धि हुई है। देखो, एक तो मनुष्य के कारण जो आपदा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसको कई स्तर पर ऐसी घटनाओं से हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी थी, चेरनोबिल चेरनोबिल का कांड था, परमाणु युद्ध था, या फिर हम कहें तो सीएफसी गैसों का उत्सर्जन है। ये मनुष्य के कारण है, या फिर प्रदूषण है, ये मनुष्य के कारण है। कहते हैं आगे कि अब तक सफलता नाम मात्र एक हाथ लगा है, परंतु इसके लिए मानव आपदाओं में कुछ के निवारण संभव है। जैसे कुछ ऐसे आपदाएं जिसे हम रोक सकते हैं। कहता है आगे, इसके विपरीत कुछ प्राकृतिक आपदाएं जिन पर रोक लगाने की संभावना बहुत कम है, परंतु अगर हम अच्छे तरीके से रहें, अपनी गतिविधियों पे अपना कंट्रोल रखें, तो भविष्य में हम इनको भी क्या कर पाएंगे, रोक पाएंगे। इनको प्रबंधन करना काफ़ी मुश्किल है, बट फिर भी हम उसको चाहें तो कर सकते हैं। जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था की स्थापना करी है, और ये बेसिकली ये संस्था हमारी क्या काम करती है, ये संस्था ये काम करती है कि भविष्य में जैसे कोई बड़ा भूकंप आने वाला है, या भूकंप तो खैर भूकंप का तो खैर नहीं बता पाती वो, लेकिन जैसे बाढ़ आ सकती है, ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो सकता है, आप लोगों की स्कूलों की छुट्टी पड़ जाती है ना कई बारी, ज़्यादा ठंड बढ़ सकती है, तो उस बीच में तो ये जब प्राकृतिक आपदा ज़्यादा आ सकती है, जिसका मनुष्य ने अंदाज़ा नहीं लगाया, तो ये अलर्ट कर देती है। कई बार आपने देखा, तो बारिश ज़्यादा होता है तो कहीं पर रेड ज़ोन बन जाता है, कहीं ऑरेंज ज़ोन बन जाता है, और कहीं ग्रीन ज़ोन भी रहता है। रेड ज़ोन वो होता है जहाँ बहुत बारिश होगी, ऑरेंज ज़ोन का मतलब वहाँ पर होगी तो पर बहुत ज़्यादा होगी, पर ज़्यादा नहीं होगी, कम भी नहीं होगी। ग्रीन ज़ोन मतलब क्लियर है। 1993 में, वैसे तो 92 आना चाहिए, गलत लिखा है ये। 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील का एक शहर था, वहाँ पर एक समिट हुआ था, जिसे अर्थ समिट भी बोलते हैं और रियो समिट भी बोलते हैं। ये गलत लिखा है, 1992 आएगा यहाँ पर। और कहता है कि मई 1994 में याकोहामा, जापान में आपदा पर एक विश्वव्यापी सम्मेलन हुआ, गोष्ठी हुई। गोष्ठी का मतलब होता है जहाँ पर लोगों की बातचीत चल रही थी, कन्वर्सेशंस चल रही थी, कि हम प्राकृतिक आपदाओं को कैसे कम कर सकते हैं, वगैरह-वगैरह। ठीक है भई? अब यहाँ पर कहता है आगे, प्राय यह देखा गया है कि विद्वान आपदा और प्राकृतिक संकटों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। कई बार आपदा का इस्तेमाल भी कर लेते हैं और प्राकृतिक संकट, तो दोनों एक ही बात है, अलग बात नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, परंतु इन दोनों में अंतर इसलिए थोड़ा बहुत अंतर कर सकते हो। आपदा क्या है? आपदा हम कह सकते हैं कि किस बड़े स्केल पे आएगी, बड़े पैमाने पे आएगी, छोटे पैमाने पे आएगी, कांट से हम नहीं कह सकते। और प्राकृतिक संकट क्या होता है? देखो, हर एक प्राकृतिक संकट आपदा का रूप नहीं ले सकती। आपदा वही होगी जिससे मनुष्य का जीवन, जनजीवन प्रभावित पूरी तरीके से हो जाएगा। ठीक है? प्राकृतिक संकट क्या है? प्राकृतिक संकट ये है कि भूस्खलन हो गया, ज़मीन अंदर धँस गई, तो वो भी एक प्राकृतिक संकट है, परंतु वो आपदा नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसमें कोई मनुष्य नहीं गिरा, कोई गाड़ी नहीं गिरी, तो वो मनुष्य के लिए आपदा नहीं, वो प्राकृतिक संकट बनेगा। ठीक है भाई? अभी आपने देखा था राजस्थान में एक जगह थी, वो जो अंदर ही घुसे जा रहा था। कॉमन था, कॉमन हो गया था, अब उसके बारे में बात नहीं हो रही, नहीं तो उसमें कितना रील वायरल हो रहा था। सारा प राजस्थान के अंदर, जैसलमेर के पास में, जैसलमेर के पास में था। कहता है प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के तत्व हैं, जिससे जन और धन दोनों को नुकसान। देखो, प्राकृतिक संकट में क्या होता है, जन और धन दोनों की संभावना होती है आने की, और ये बहुत तीव्र भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। पर्यावरण विशेष स्थायी पक्ष में हो सकता है, जैसे महासागर की धाराएँ बहुत तेज़ चलने लगी, हिमालय का जो बर्फ है वो तेज़ी से पिघलने लगा, रेगिस्तानी इलाका यानी जो बंजर इलाका है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो ये प्राकृतिक संकट भी है, लेकिन प्राकृतिक आपदा कब बनेगा? जब सूखा पड़ने लग गया जैसे, ठीक है? प्राकृतिक संकट में प्राकृतिक आपदा जो होती है अपेक्षाकृत तीव्र से घटित होती है। देखो लिखा है, प्राकृतिक आपदाएँ तीव्रता से घटित होती है और बड़े पैमाने पर भी जनधन की हानि हो सकती है। और ये हमारे जीवन को पूरी तरीके से
छिन्न भिन्न कर देती है, तोड़ के रख देती है, हम कह सकते हैं। और कई बार मनुष्य इन आपदाओं पर नियंत्रण भी नहीं पा पाता। वो अपनी जान बचा ले, वही बड़ी बात है। कहते हैं आगे, सामान्य प्राकृतिक आपदाएं संसार भर के लोगों में व्याप्त जो क्या कहते हैं व्यापककृत अनुभव होते हैं, और ये दो आपदाएं ना तो समान होती है और ना ही आपस में तुलना की जा सकती है। देखो, कई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनका हम क्या नहीं कर सकते, तुलना भी नहीं कर सकते कि किस स्केल पे आएगी, कैसी आएगी। ठीक है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं ऐसी भी होती हैं, यानी बहुत तेजी से भी आ सकती है। जैसे भूकंप है, बहुत तेजी से भी आ सकता है। जैसे नेपाल में भूकंप आया था 2001 के करीब में, गुजरात में आया था, फिर अभी आपको और भी जगहों के बारे में पता होगा, कश्मीर में भी भूकंप आया, तो बहुत तगड़ा भूकंप आया था। तो ऐसी कई जगहों के बारे में हम कह सकते हैं कि जब प्राकृतिक आपदाएं आती है तो काफी बड़े पैमाने पे आती है, और ये प्राकृतिक आपदाएं हमारे जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकती है या कर देती है, हम कह सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं केवल मनुष्य को ही प्रभावित नहीं करती, ये जो हमारी प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, उसको भी प्रभावित करती है प्राकृतिक आपदाएं। कई बारी ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र के साथ क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र जो है इसको भी प्रभावित कर सकती है, आप ये कह सकते हो। ठीक है भाई, तो प्राकृतिक आपदाएं हमें पूरी तरीके से प्रभावित कर सकती है। क्लियर होना चाहिए आप सभी को ये। अब यहाँ पर कह रहा है प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। अब प्राकृतिक आपदाएं, उनको कैसे बांटे, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। तो सीधी सी बात है, अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक आपदा है तो उसे अलग अलग तरीके से बांटा जाएगा। ये डिपेंड करता है उसके अभिलाक्षणिक गुण कैसे हैं। बारिश ज्यादा हो रही है तो बाढ़ आएगी, जमीन ज्यादा हिल रही है तो भूकंप आएगा। अब जमीन हिल रही है तो भूस्खलन भी आ सकता है, परंतु मैदानी इलाकों में भूस्खलन नहीं होता, क्योंकि पहाड़ पे जमीन खिसकती है तो ऐसे हमको दिखेगा। जमीन पे जमीन खिसकेगी, जब समतल होगा वहां जमीन इधर उधर नहीं हटती। तो लोग जो होता है वो जमीन ऐसे जैसे पहाड़ों पे होता है, तो क्या है कि यहाँ का जमीन का हिस्सा नीचे की तरफ आ जाता है। जहाँ जमीन ऐसे है, समतल है, तो वो जमीन हिस्सा हिल के कहाँ जाएगा, वो तो वहीं रहेगा। ये हो सकता है कि खाई बन जाएगी, गड्ढा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम उसके अभिलाक्षणिक गुण के आधार पर हम उसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं चक्रवात और सुनामी दोनों में अंतर होता है, तो बोलोगे जी बिल्कुल होता है। चक्रवात के अंदर क्या होता है, हवाएं हवा चलेगी, और जो सुनामी होगी उसमें क्या होगी, पानी भी होगा, पानी भी आएंगी, लहरें भी आएंगी, है ना। तो ये उनके अभिलाक्षणिक गुण के आधार पर हम इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ पर कहता है अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं बताई गई हैं। जैसे यहाँ पर हमको सबसे डायरेक्टली भूकंप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो भूकंप सबसे ज्यादा अपूर्व सूचक या विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। यानी अपूर्व सूचक मतलब इसकी हम सूचना भी नहीं होती। क्या होता है भूकंप, पहली बात तो क्यों आता है भूकंप, क्यों आता है भूकंप, क्यों आता है आपसे पूछता हूँ। तो भूकंप आने के कई कारण है। सबसे पहले क्या है, जो हमारी प्लेटें हैं, भूगर्भिक प्लेटें, प्लेटों का टकराना, टकराना या खिसकना। कई बार खिसकने की वजह से भी हो सकता है और कई बार आपस में टकराने से भी हो सकता है। दूसरा क्यों होता है, तो कहता है कि कई बार विस्फोट हम करते हैं, हम लैंडमाइंस को बिछाते हैं पहाड़ों को तोड़ने, उसकी वजह से जमीन आपस में हिल सकती है, हो सकता है। कई बार ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, ज्वाला, क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं। कई बार बांध के टूटने से भी आ सकता है। देखो देखो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट होना, चट्टानों का गिरना, भूस्खलन होना, जमीन का अंदर धंस जाना और बांध वगैरह का टूटना। तो भूकंप कई तरीके से आ सकता है और कई तरीके से लोगों को प्रभावित भी कर सकता है। ठीक है, वैसे तो हम पहले बुक्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि भाई प्लेटों के टकराने से भी आता है ना, प्लेटों के आपस में टूटने से, टकराने से या एक दूसरे के खिसक जाने से भी हो सकता है। तो ये ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि गुजरात में 1819 में, 1956 में, 2001 में, महाराष्ट्र में 1967 में और 1993 में प्रचंड भूकंप आए और लंबे समय तक भूवैज्ञानिक पठार में सबसे पुरानी स्थित प्रोड़ा। आपको पता है साउथ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपने साउथ में पढ़ा था, साउथ के बारे में, साउथ में कौन सी गोंडवाना लैंड के बारे में पढ़ा था ना आपने। कहा जाता है वो सबसे पुरानी लैंडों में से एक है और वो अब डायरेक्टली क्या हो रही है, नीचे की तरफ धंसरी जा रही है। हिमालय ऊपर की तरफ उठ रहा है और वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे जाने की वजह से भी प्लेटें जो है गति ज्यादा कर रही है, जिसकी वजह से भूकंप आ सकता है। तो कई कारण है जिसकी वजह से भूकंप आ सकता है।
ओके, बोलिए समझ में आ रहा है? अब देखो भूकंप के शैडो ज़ोन को 5 भागों में बाँटा गया है, यानी 5 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। कहता है अति अधिक जोखिम क्षेत्र, दूसरा अधिक जोखिम क्षेत्र, मध्यम जोखिम क्षेत्र, फिर निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र और अति निम्न। देखो अति अधिक, अति निम्न, अधिक क्षति वाले और निम्न क्षति वाले और मध्यम। ऐसे करके 5 आप याद कर लो, रिलेट कर लो अगर आपको करना है तो। अब कहता है कि देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डाटा और दिया जो एमसीक्यू में आ सकता है। इनमें से 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो भारत में प्रचंड भूकंप के अनुभव हो सके हैं, जैसा कि मानचित्र 6.2 में दिखाया गया है। ये मानचित्र 6.2 है और यहाँ पर प्रचंड भूकंप देखो लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पर आए? ये वो क्षेत्र है जहाँ पर बिल्कुल शेडेड है। तो ये गुजरात का ये इलाका, इसके बाद में कहाँ भूकंप आया है? तो ये आपका असम वगैरह का पहाड़ी इलाका यहाँ का, फिर ये बिहार के आस-पास का, फिर यहाँ, यहाँ और यहाँ। ये इलाके जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आए हुए हैं। तो ये आप इसको ऐसे ही देख लेना, अब इसमें क्या मैं समझाऊँगा इसमें, वैसे ही क्लियर हो रहा है। ये हम कल पढ़ेंगे।